हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग हमारी तरफ से। वेलकम है बच्चों। आज के सेशन में आप सभी का एक बार कमेंट करके बताना कि साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। पिछली क्लास में आवाज को लेके थोड़ा सा इशू था, ठीक है, थोड़ा सा आवाज में डबल साउंड क्रिएट हो रहा था। तो आज एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि साउंड में क्लैरिटी है, साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बाजीराव मस्तानी यानी बाजीराव यानी पेशवा, द्वितीय पेशवा, ठीक है। आज जो बात करेंगे बच्चों, हम लोग सेकंड पेशवा के संदर्भ में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग हमारी तरफ से। वेलकम है बच्चों। आज के सेशन में आप सभी का एक बार बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, मेरी मोबाइल में तो आवाज क्लियर है। तो बात करते हैं बच्चों आपके पेशवा, द्वितीय पेशवा यानी बाजीराव की। पिछली क्लास में हम आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में होगा। और ये कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद सबसे योग्य और सबसे सशक्त शासक था, ठीक है। यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो टाइम ड्यूरेशन इसका रहा 1720 से लेकर 1740 तक। कहते हैं इस धरती पर योग्यता कुछ लोग जो है जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। यानी कभी कभी आपके जीन में आपकी जो स्किल है वो छिपी होती है बाई बर्थ, ठीक। ऐसा ही कुछ आपके बाजीराव प्रथम के विषय में कहा जाता है। कहते हैं बाजीराव प्रथम जिंदगी में कोई युद्ध हारा नहीं, ठीक है। और हारा तो कहां, मोहब्बत के मैदान में, ठीक। रणभूमि में कभी किसी योद्धा से पराजित नहीं हुआ। पराजित हुआ तो किससे? मस्तानी से, ठीक है। तो उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन यह पेशवा बाजीराव प्रथम बड़ी आसानी से पेशवा नहीं बन गया, ठीक है। कहते हैं कि पेशवा पद का जो वंशानुकरण है वो बालाजी विश्वनाथ के समय से माना जाता है, क्योंकि इसके पिता बालाजी विश्वनाथ के बाद, इनके पिता बच्चों बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला जो पेशवा चुना गया वह पेशवा बाजीराव प्रथम था, और जो इनकी क्या है, संतान है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पेशवा पद का क्या हो गया, वंशानुकरण हो गया। इससे पहले पेशवा का पद वंशानुचरित नहीं होता था, बल्कि पेशवा का जो चुनाव है वो कौन करता था, छत्रपति करता था। और छत्रपति इस समय कौन है, साहू है, ठीक है। छत्रपति कौन है, साहू है, ठीक। और यहां पर ऐसा नहीं हुआ, अगला पेशवा जो है वो कौन बनता है, बाजीराव प्रथम बनता है। लेकिन बाजीराव प्रथम के पेशवा पद का विरोधी जो है वो कौन था, कौन ऐसा पर्सन था जो नहीं चाहता था कि यह पेशवा बने? तो पेशवा पद का विरोधी था श्रीपति राव। कौन था? श्रीपति राव। तो श्रीपति राव जो है ये पेशवा पद का क्या है, विरोधी है, जो ये नहीं चाहता था कि बाजीराव प्रथम बच्चों क्या बने, पेशवा बने। और इसीलिए श्रीपति राव ने इसकी नियुक्ति का क्या किया, विरोध किया। विरोध केवल पद को लेकर नहीं था, विरोध जो है वह विचारों को लेकर भी था, विचारधारा के स्तर पर भी विरोध था। तो विचारधारा के स्तर पर जो विरोध था वह विरोध कैसा था? तो विचारधारा के स्तर पर जो विरोध है वो राजनैतिक है, ठीक है। यानी जहां बाजीराव प्रथम पेशवा बनने के बाद संपूर्ण भारत की विजय करना चाहता है, यह संपूर्ण भारत की विजय करना चाहता है, वहीं जो श्रीपति राव है ये केवल दक्कन की विजय चाहता है, ठीक है। ये केवल किसकी विजय चाह रहा है, दक्कन की विजय। यानी जो कभी शिवाजी राजे, ठीक है, जो कभी शिवाजी राजे के अधीन हुआ करता था, यानी जो भूभाग कभी शिवाजी राजे के अधीन था, उस भूभाग की विजय करना चाह रहा है कौन, श्रीपति राव। यानी श्रीपति राव ये दिखाना चाह रहा है कि वह शिवाजी राजे के बनाए हुए रास्ते पर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी वह शिवाजी राजे के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, यानी वह शिवाजी द्वारा जीते गए भूभाग को ही पुनः प्राप्त करना चाहता है, उसमें नए क्षेत्र का विस्तार वो नहीं चाहता है। लेकिन यहां पर जो है कहते हैं बाजीराव प्रथम बच्चों ये चाहता है कि नहीं, ये वो समय है जब हिंदुस्तान के सारे भूभाग पर मराठा सल्तनत को बैठाया
विस्तारित किया जा सकता है। ये वही पेशवा है जो मराठों, जो आपके मुगलिया सल्तनत के संदर्भ में कहता है कि अब इनकी जड़ें जो है वो क्या हो चुकी है, जर्जर हो चुकी हैं, हमें इनके तने पर क्या करना चाहिए, वार करना चाहिए, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। तो इसका जो राजनीतिक उद्देश्य है बाजीराव प्रथम का बच्चों, वो पूरी तरह से क्या है, क्लियर है। ये चाहता है कि यह मराठा राज्य को बच्चों क्या करे, विस्तारित किए, और किया भी। आप जानते हैं कि बाजीराव प्रथम ने गुजरात, मालवा, राजपूताना, ठीक है, आपका बुंदेलखंड बच्चों, इन सभी क्षेत्रों पर उसने मराठा राज्य का क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। और मुगलों के संदर्भ में उसने कहा कि भाई इनकी जड़ें जो है जर्जर हो चुकी हैं, ये जर्जर वृक्ष की तरह हैं, और इनके तने पर अगर वार किया जाए तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट किसका है, पेशवा का स्टेटमेंट है, बाजीराव प्रथम का, किसके संदर्भ में, मुगलों के संदर्भ में, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम ने बाजीराव प्रथम के संदर्भ में, ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है देख लो, ये जो स्टेटमेंट है वो बाजीराव फर्स्ट का स्टेटमेंट है। किसके संदर्भ में, मुगलों के संदर्भ में, मुगलों के संदर्भ में। मुगलों के संदर्भ में स्टेटमेंट देता है और कहता है इस जर्जर वृक्ष के, इस जर्जर वृक्ष के, इस जर्जर वृक्ष के तने पर यदि वार किया जाए, यदि वार किया जाए तो यह अपने आप गिर जाएगा, यह अपने आप गिर जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 सेकंड। ठीक है, तो यह अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप बच्चों क्या होगा, गिर जाएगा। ये स्टेटमेंट है किसका, ये स्टेटमेंट है आपके बाजीराव फर्स्ट का, ठीक है। ये स्टेटमेंट है आपके बाजीराव फर्स्ट का, किसके संदर्भ में, मुगलों के संदर्भ में। अब एक बार जरा सा बाजीराव के टाइम पीरियड की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि भाई बाजीराव प्रथम के समय की राजनीतिक स्थिति क्या है। प्रथम के समय की राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति। तो अगर हम राजनैतिक स्थिति, यदि राजनैतिक स्थिति को देखें तो सबसे पहले मैप के थ्रू हमें जाना होगा। मैप के थ्रू यदि हम जाएं, यदि मैप के थ्रू जाएं, ठीक, तो मैप के थ्रू जाने पर सबसे पहले हमें मैप के थ्रू जाने पर सबसे पहले हमें यहां पे दिखता है कि जो मराठा राज्य है, वो मराठा राज्य आपका कहां पे है, यहां पर। और मराठा राज्य इस समय आपका दक्कन क्षेत्र तक क्या है, विस्तारित है, ठीक है। यानी बालाजी बाजीराव के समय, बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा क्षेत्र आपके दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार क्या किया है, अर्जित कर चुका है, ठीक है। लेकिन इस समय जो राजनीतिक कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, वो थोड़ा सा बदली हुई हैं। बदली हुई ये है कि ये जो आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये किसका है, ये निजाम का है। और
निजाम जो है हैदराबाद को मुगलों से अलग कर चुका है। हैदराबाद जो है ये अलग हो चुका है 1724 में, ठीक है, किसके अधीन? चिनकिलिज खां, जिसे निजाम कहा गया, चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां के नेतृत्व में ये स्वतंत्र हो चुका है। तो मराठा राज्य का एक प्रबल प्रतिद्वंदी जो है वो अब हैदराबाद बन चुका है। जबकि जब शिवाजी ने मराठा राज्य का निर्माण किया था तो उस समय शिवाजी का प्रतिद्वंदी यहाँ दक्कन में बीजापुर जैसा राज्य या अहमदनगर जैसा राज्य हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे कौन आ गया है? हैदराबाद आ गया है, ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम, और आप देखेंगे बंगाल, ये बंगाल भी जो है, बंगाल भी मुगल बादशाह से अलग हो चुका है और यह भी मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में अलग हुआ। मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल अलग हो चुका है। इसके साथ साथ जो है आपका जो अवध प्रांत है, ठीक है, ये जो आपका अवध है, ठीक है, अवध भी अलग हो चुका है शहादत खां के नेतृत्व में। शहादत खां के नेतृत्व में अवध अलग हो चुका है। किसके नेतृत्व में? शहादत खां। शहादत खां के नेतृत्व में अलग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी जो मुगलिया सल्तनत है बच्चों, वो बेहद क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। यहां पे आप देखेंगे हरियाणा में, तो हरियाणा में जाट राज जा चुका है। यहां पर जाट शासक आ चुके हैं, जाट प्रांत का उदय हो चुका है, ठीक है। और ये जो आपका है, ठीक, यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये सिख राज्य है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे सिख प्रांत का उदय हो चुका है, यानी सिख राज्य आ चुका है। तो आप देखें तो मुगल सल्तनत जो है वो बेहद क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। मुगल सल्तनत बच्चों बेहद कमजोर हो चुकी है। लेकिन जो मुगल सल्तनत से अलग हुए प्रांत हैं, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो प्रांत मुगलिया सल्तनत से अलग हुए, वो अलग तो हुए लेकिन वो सिंबॉलिक तौर पर अभी भी एक तरह से कहीं न कहीं मुगल शासक के अधीन बने हुए हैं, ठीक है। उनका सैनिक और आर्थिक समर्थन अभी भी मुगल बादशाह को मिलता है। यानी हैदराबाद का निजाम जो है समय समय पर अभी भी मुगल बादशाह को सैनिक और आर्थिक मदद क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है। अब ये तो हो गई भारत के संदर्भ में। लेकिन अगर हम मराठा प्रांत की बात करें, मराठा राज्य की बात करें, तो मराठा राज्य में आप देखेंगे कि मराठा राज्य में भी राजनीति के दो केंद्र आपको दिखाई देंगे। मराठा राज्य में राजनीति के दो केंद्र हैं, एक कोल्हापुर और दूसरा आपका सतारा। तो सतारा में जो है यहां पर केंद्र स्थापित किया है कौन? साहू जो इस समय छत्रपति है। और कोल्हापुर में दो प्रतिद्वंदी हैं, एक ताराबाई और दूसरा राजसबाई, ठीक है, ताराबाई और राजसबाई। राजसबाई जो है अपने बेटे संभाजी को, ध्यान दीजिएगा, संभाजी द्वितीय को क्या बनाना चाहती है? पेशवा। और ताराबाई ऑलरेडी जो है शिवाजी द्वितीय जो इसका बेटा था, हालांकि ये मारा जा चुका है, ठीक है, इसको शासक बना के संरक्षिका के रूप में बच्चों इसने क्या किया था? शासन किया था। और अंततः शिवाजी द्वितीय की हत्या राजा राम द्वितीय ने कर दिया था, ठीक है। राजा राम द्वितीय द्वारा जो है इसकी हत्या हो गई थी। किसकी? शिवाजी द्वितीय की। राजा राम ने हत्या कर दिया था किसकी? शिवाजी द्वितीय की, ठीक। तो अब मराठा प्रांत के अंदर जो है दो तरह के द्वंद्व हैं, एक ताराबाई और राजसबाई के बीच और दूसरा सतारा और कोल्हापुर के बीच। कोल्हापुर जो है वह कंडीशन अर्जित करना चाहता है, जो कंडीशन किसके पास है? सतारा के पास, यानी साहू के हाथों में है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो कोल्हापुर जो है वो मराठा राज्य का राजनैतिक केंद्र बनना चाहता है। यानी यहाँ के कोल्हापुर की जो राजसबाई है या ताराबाई है वो अपने नेतृत्व में छत्रपति का निर्माण करना चाहती है, ठीक है, बात समझ में आई। और इधर जो है बच्चों, इधर मुगलिया सल्तनत से ये तीन नए प्रांत क्या हुए? अलग हो गए। इन्हीं को जो है उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। उत्तराधिकारी राज्य। जब आपसे यह शब्द पूछा जाता है कि मुगल वंश के उत्तराधिकारी राज्य कौन थे, तो मुगल वंश के उत्तराधिकारी राज्य जो है ये यही तीन है, क्योंकि ये मुगल सल्तनत से ही अलग होकर क्या है?
निर्मित हुए हैं, मुगलिया सल्तनत से अलग होकर निर्मित हुए हैं। तो मुगल वंश के उत्तराधिकारी राज्य जो है, मुगल वंश के उत्तराधिकारी राज्य, तो उसमें नंबर 1 आपका आता है हैदराबाद, नंबर 2 आपका बंगाल और नंबर 3 आपका अवध, नंबर 3 आपका अवध। ये 3 प्रांत हैं जो उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में बच्चों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, जो उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए जरा सा, कहते हैं कि इस समय हुआ क्या हुआ, ये देखिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हैदराबाद के निजाम यानी चिनकिलिज खां को आमंत्रित करता है, कहां पे, दिल्ली में, कि भाई आ जाओ, तुम दिल्ली आ जाओ। और इसको बुलाकर उसने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का पद दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सल्तनत से नए नए राज्यों का निर्माण हो और उसकी सल्तनत क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो उसने हैदराबाद के निजाम को दिल्ली आमंत्रित करके वजीर का पद दे दिया और यहां पर उसने मुबारक खां को क्या बना, सूबेदार बनाकर बच्चों भेज दिया। कहां पर, हैदराबाद में। तो मुबारक खां जब सूबेदार बन के हैदराबाद आया और हैदराबाद के निजाम चिनकिलिज खां को जब इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमसे कहीं न कहीं हैदराबाद छीनने का प्रयास कर रहा है मुगल बादशाह, तो वह मुगल बादशाह के आदेश की अवहेलना करते हुए सीधा कहां आ जाता है, दक्कन आ जाता है। और दक्कन में मुबारिज खां को गद्दी से हटाकर वह हैदराबाद का स्वतंत्र निजाम बनने की कोशिश करता है। तो यहां पर जब हैदराबाद का स्वतंत्र निजाम बनने की कोशिश कौन करेगा, चिनकिलिज खां करेगा। तो चिनकिलिज खां को मदद कहां से मिलेगी, मराठों से मदद मिलेगी। और मराठों में इस समय पेशवा कौन है, तो बाजीराव प्रथम है। तो यहां पर जो है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हैदराबाद का निजाम जो है बाजीराव की मदद लेकर क्या करेगा, चिनकिलिज खां को सूकर खेड़ा के युद्ध में पराजित कर देगा। देखिए 3 युद्ध होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो होगा खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध, ठीक है, 1707, किसके किसके बीच, ताराबाई और शाहू के बीच, ताराबाई और शाहू के बीच, ताराबाई और शाहू के बीच, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो युद्ध होगा, जो सेकंड युद्ध हुआ, वह है शूकर खेड़ा का युद्ध। शूकर खेड़ा का युद्ध वो है 1724 में, और ये होगा हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम और मुबारिज खां के बीच। मुबारक खां के बीच, ठीक है, मुबारक खां के बीच, इनके बीच होगा, ठीक। और तीसरा जो युद्ध होगा उसे कहते हैं पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। और जो ये पालखेड़ा का युद्ध होगा, ये पालखेड़ा का युद्ध बच्चों ये 1728 में होगा। एक तरफ आपका कौन होगा, मराठा बाजीराव प्रथम, मराठा बाजीराव फर्स्ट, और दूसरी तरफ जो है वो होगा आपका जो है हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। कौन होगा, हैदराबाद का निजाम होगा, ठीक। तो यहां पर हैदराबाद का बच्चों कौन होगा, निजाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको समझाता हूं। यहां देखिए, पहले हैदराबाद का निजाम जब यहां दिल्ली से वापस हुआ तो यहां पे मुबारक खां को सूबेदार बनाया गया था, किसके द्वारा, आपके मुगलिया बादशाह के द्वारा।
और मुगल बादशाह से बच्चों उसने क्या किया, मुगल बादशाह से उसने गद्दी हासिल करने की क्या की, कोशिश की। और गद्दी हासिल करने के लिए हैदराबाद के निजाम चिनकिलिज खां ने मुबारक खां के खिलाफ बाजीराव प्रथम से उसने मदद लिया और बाजीराव प्रथम की मदद से उसने क्या किया, शुकरखेड़ा के युद्ध में डिफीट कर दिया। किसको, आपके मुबारक खां को। ठीक है, और इस तरह हैदराबाद का निजाम कौन बना, चिनकिलिज खां बना और स्वतंत्र हैदराबाद निजाम के हाथों में आ गया। लेकिन जब बाजीराव उत्तर भारत की विजय की तरफ गया तो यह हैदराबाद का निजाम दक्कन में अपने वर्चस्व को मजबूत करने के लिए इस हैदराबाद के निजाम ने क्या किया कि जो कोल्हापुर में राजसबाई है, राजसबाई के बेटे संभाजी को इसने क्या किया, सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद का निजाम यह चाहता था कि यदि हम मराठा राज्य के अंदर ही किसी ऐसे समर्थक को ढूंढ लें जिसको सपोर्ट करके मराठा राज्य को समस्या में डाला जा सकता है, तो दक्कन में हम फिर से मराठों को कमजोर कर सकते हैं। यानी अगर मराठा प्रांत जो है, मराठा राज्य आपसी कलह और द्वंद्व में उलझ गया तो दक्कन में निजाम के लिए राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल हो सकती थी। ऐसा प्रयास किया जाना शुरू किया गया, किसके द्वारा, हैदराबाद के निजाम के द्वारा। और जब यह जानकारी बाजीराव प्रथम को हुई बच्चों, तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया, हैदराबाद के निजाम को डिफीट किया। किस युद्ध में, पालखेड़ा के युद्ध में। और पालखेड़ा के युद्ध में पराजित करके हैदराबाद के निजाम को उसने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। और अंततः जो है पुनः जो है उसने एक वर्चस्व की क्या कर ली, स्थापना कर ली। ठीक है, पुनः उसने बच्चों एक वर्चस्व की क्या कर ली, स्थापना कर ली। और इस युद्ध के बाद जो है 1728 में बाजीराव और निजाम के बीच जो है वो क्या हो जाती है, बाजीराव निजाम के बीच जो है एक संधि होती है जिसे कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। जिसे क्या कहा जाता है, मुंगी शिवगांव की बच्चों संधि। यानी पालखेड़ा युद्ध के बाद जो है, इस युद्ध के बाद जो संधि दोनों के बीच होती है, ठीक है, उसे कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। 1728 में मुंगी शिवगांव की संधि। ठीक है, मुंगी शिवगांव की संधि। ठीक, तो मुंगी शिवगांव की संधि बच्चों किसके किसके बीच होती है, तो ये होती है आपके हैदराबाद के निजाम और किसके बीच, मराठों के बीच। तो मराठों की तरफ से इस पे हस्ताक्षर कौन करेगा, साहू करेगा बच्चों। ठीक है, मराठों की तरफ से इस पे हस्ताक्षर कौन करेगा, साहू करेगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुंगी शिवगांव की संधि के प्रावधान क्या थे, मुंगी शिवगांव की संधि के क्या प्रावधान थे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या था कि निजाम साहू को एकमात्र मराठा राजा मानेगा। भाई यही तो द्वंद्व है, यही तो द्वंद्व था ना। भाई क्या कर रहा था निजाम, जो है आपके संभाजी द्वितीय को प्रमोट कर रहा था कि भाई आप मराठा प्रांत के राजा हो, ठीक है, साहू नहीं है। और संभाजी द्वितीय को प्रमोट करके वो दोनों में आपस में क्या करा रहा था, द्वंद्व करा रहा था। ठीक है, आपस में दोनों को लड़ाकर वो क्या कर रहा था, मराठा प्रांत को कमजोर कर रहा था। एक वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न कर रहा था कि दोनों अपने आप को मराठा राज्य के क्या माने, शासक माने या राजा माने। ठीक है, तो यहां पर संधि का पहला प्रावधान यह किया गया कि अब निजाम जो है वो क्या करेगा, वो साहू को एकमात्र मराठा प्रांत का क्या मानेगा, शासक मानेगा। दूसरा दक्कन के प्रांतों की बकाया चौथ और सरदेशमुखी
बकाया चौथ एवं सरदेशमुखी, बकाया चौथ और सरदेशमुखी, दक्कन के प्रांतों की बकाया चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और दक्कन के प्रांतों की बकाया चौथ और सरदेशमुखी, बकाया चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी निजाम प्रदान करेगा, निजाम देगा, यानी जो लेफ्ट है जो बचा हुआ है निजाम देगा, यानी जो चौथ और सरदेशमुखी अभी तक बाकी रह गई है, ठीक है, चूंकि आपका जो एक संधि था ना 1719 की संधि, 1719 की संधि के तहत दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार किसको मिल गया था? वो मिल गया था बच्चों आपको, मराठों को मिल गया था, लेकिन उसमें निजाम हमेशा क्या करता था? हस्तक्षेप करता था, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए कहते हैं कि यहां पर जो निजाम है भाई वो तो ये मान गया कि चलो हम जो है संभाजी द्वितीय को माने प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन संभाजी द्वितीय जो है वो माने ये जरूरी है ना भाई। जब संभाजी द्वितीय यानी राजस बाई की जो संतान संभाजी द्वितीय है, यदि वो एक्सेप्ट कर ले कि नहीं साहू ही मराठा राज्य का शासक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। और यहां पर जो है, यहां पर बच्चों आप देखें कि साहू का जो प्रतिद्वंदी है वो संभाजी द्वितीय अभी भी एक प्रतिद्वंदी के तौर पर क्या है? बना हुआ है, ठीक है। और इसलिए अब जो है संभाजी द्वितीय को नियंत्रित करना क्या था? आसान था। इसीलिए 1731 में एक युद्ध होता जिसे कहते हैं वरना का युद्ध, जिसे वरना का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध जो है ये संभाजी द्वितीय एवं श्रीपति राव के बीच होता है, संभाजी द्वितीय और श्रीपति राव के बीच होता है। किसके बीच? श्रीपति राव के बीच। तो श्रीपति राव ये मराठा साहू की तरफ से है, तो श्रीपति राव ने यहां पर बच्चों क्या किया? ठीक है, सॉरी माफ करना, श्रीपति राव ने त्रियंबक राव, माफ करिएगा, श्रीपति राव नहीं त्रियंबक राव। तो त्रियंबक राव जो है वो पराजित कर देता है किसको? संभाजी द्वितीय को। और ये किसका नेतृत्व कर रहा? ये साहू का नेतृत्व कर रहा, ये आपके साहू को लीड कर रहा है, शाहू का नेतृत्व कर रहा है। तो शाहू का नेतृत्व कर रहा है त्रियंबक राव, और त्रियंबक राव जो है वो क्या करता है? वो बच्चों डिफीट कर देता है संभाजी द्वितीय को। और दोनों के बीच क्या होता है? एक संधि होता है जिसे वारणा की संधि कहते हैं, वारणा की संधि। और इस वारणा की संधि से, और ये संधि 1721 में ही हुई, 31 में हुई। और इसी वारणा की संधि के तहत संभाजी द्वितीय जो है उस साहू को क्या करता है? राजा स्वीकार कर लेता है, साहू को राजा एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह जो है जो मराठा राज्य की आंतरिक प्रतिद्वंदिता है बच्चों वह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। वो बच्चों क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक। अब आपको पता है, कहते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चों खांडेराव, ठीक है, जिसका नाम क्या है? खांडेराव। खांडेराव कहां पे है? तो खांडेराव प्रतिद्वंदी है बच्चों आपके किस क्षेत्र में? गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है। किसका? बाजीराव प्रथम का, ठीक। तो बाजीराव प्रथम और खांडेराव में गुजरात को लेकर किस तरह का द्वंद्व है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है यहां पर जो वारणा की संधि हुई, इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि वारणा क्या है, तो आप कहोगे वारणा का संदर्भ यहां वरुणा नदी से है, ठीक है। किससे है? वरुणा नदी से है, क्योंकि इसी नदी के किनारे बच्चों यह युद्ध क्या किया गया था? लड़ा गया था। और इसी के वजह से इसे वरना की संधि कहा जाता है। और इस वरना की संधि के तहत जो है कर्नाटक, कोंकण प्रदेश,
संभाजी और शाहू जी में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। संभाजी ने शाहू को महाराष्ट्र का छत्रपति स्वीकार कर लिया और उसके अधीन चला गया, यानी संभाजी ने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम शाहू के क्या हैं, अधीन हैं, ठीक है, हम शाहू से ऊपर नहीं हैं। और दोनों के बीच कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है बच्चों, 1 मिनट जरा पानी ले लें बस। कोंकण क्षेत्र को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब बात आती है बच्चों आपके गुजरात की। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए शाहू बच्चों जो छत्रपति है, शाहू ने क्या किया, गुजरात का सूबेदार बनाया, सॉरी, शाहू ने गुजरात का सूबेदार खांडेराव को बनाया, ठीक है, थोड़ा ठीक। और खांडेराव बच्चों कौन है, तो ये शाहू का सेनापति था, ये शाहू का सेनापति था और बाजीराव का प्रबल विरोधी, बाजीराव का प्रबल विरोधी, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है मालवा का सूबेदार किसे बनाया गया, बाजीराव को, मालवा का सूबेदार बनाया गया, मालवा का सूबेदार बाजीराव को बनाया गया, ठीक है। मालवा का सूबेदार कौन बना, बाजीराव फर्स्ट बनता है बच्चों। अब इन दोनों में संघर्ष किसका क्या था, अब खांडेराव जो है बच्चों क्या था, सेनापति था। खांडेराव की जब मृत्यु होती है, इसकी जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो खांडेराव का बेटा है त्रियंबक राव, खांडेराव का पुत्र त्रियंबक, यही तो विरोधी है किसका, बाजीराव प्रथम का। त्रियंबक राव सेनापति बनता है, त्रियंबक राव क्या बना, सेनापति बना। यह त्रियंबक राव बच्चों क्या बनता है, सेनापति बनता है, ठीक है। यह त्रियंबक राव क्या बनता है, सेनापति बनता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि खांडेराव का जो पुत्र त्रियंबक राव है, ठीक है, ये सेनापति बनता है किसका, ये सेनापति बनता है बच्चों आपके शाहू का, ठीक है। तो त्रियंबक राव और इनके बीच बच्चों क्या होता है, एक संघर्ष होता है किसके, बाजीराव के बीच, बाजीराव और त्रियंबक राव के बीच एक संघर्ष होता है। कब, 1731 में, अप्रैल के महीने में। उसे कहते हैं दाभोई का युद्ध, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, दाभोई के युद्ध, जहां बाजीराव ने त्रियंबक राव को क्या किया, डिफीट कर दिया, त्रियंबक राव को उसने पराजित कर दिया। और यहां पर जब त्रियंबक राव पराजित हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद एक बड़े हिस्टोरियंस हैं बच्चों जिनका नाम है डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा साहब कहते हैं कि इस दाभोई के युद्ध ने निसंदेह मराठा राज्य में बाजीराव प्रथम के उत्कर्ष को क्या कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। यानी अब बाजीराव प्रथम का विरोध करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रबल विरोध करने वाला था वो कौन था, आपका बाजीराव, इनका त्रियंबक राव था। त्रियंबक राव जिसके हाथ में पूरी सैन्य सेवा है, पूरी सैन्य व्यवस्था है। अगर वो डिफीट हो गया बाजीराव प्रथम से, तो सीधी सी बात है कि अब बाजीराव प्रथम का विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो बाजीराव प्रथम और इसके बीच यानी अप्रैल 1731 में, ठीक है, एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं दाभोई का युद्ध। दाभोई का युद्ध
तो यह दाभोई का जो युद्ध है ये होता है किसके किसके बीच? तो दाभोई का युद्ध होता है बाजीराव और त्र्यंबक राव के बीच, बाजीराव फर्स्ट एवं त्र्यंबक राव के बीच। तो त्र्यंबक राव और बाजीराव प्रथम के बीच ये युद्ध होता है, ठीक है। त्र्यंबक राव और बाजीराव प्रथम के बीच ये युद्ध होता है और इस युद्ध में बच्चों बाजीराव प्रथम विजयी होता है और इस युद्ध के बाद मराठा राज्य का सर्वेसर्वा यानी आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में आ गई? आपके बाजीराव प्रथम के हाथ में आ गई। तो बाजीराव प्रथम जो है अब एक मराठा राज्य का एक सबसे योग्य और सबसे प्रबल क्या बन गया? शासक बन गया। अब कोई संदेह नहीं था कि उसका विरोधी कोई नहीं रह गया, ठीक है। बात समझ रहे नहीं? लेकिन इस युद्ध का जो फायदा है वो केवल राजनैतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। माना जाता है कि दाभोई युद्ध के बाद गुजरात की आय का आधा भाग व्यक्तिगत रूप से बच्चों किसको मिलने लगा? बाजीराव को, ठीक है। इसके बाद गुजरात की आधी आय जो है, गुजरात की आधी आय बाजीराव प्रथम के हाथ में आ गई। बाजीराव प्रथम के हाथ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बच्चों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहां पे त्र्यंबक राव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो त्र्यंबक राव की मृत्यु के बाद अगला सेनापति कौन बनता है? यशवंत राव, ठीक है। यशवंत राव को अगला मराठा सेनापति बनाया गया, ठीक है। यशवंत राव को अगला मराठा सेनापति क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है। ठीक, अब देखो बच्चों, कहते हैं कि अगला सेनापति कौन बना? आपके यशवंत राव बने। यशवंत राव की तरफ से, इसकी तरफ से बच्चों गुजरात की देखभाल कौन करता था? गुजरात की देखभाल इसकी तरफ से पिलाजी राव करते थे। गुजरात की देखभाल कौन करता था? पिलाजी राव। अब पिलाजी राव ने क्या किया? पिलाजी राव करते थे। पिलाजी राव की बच्चों मुगल सूबेदार ने क्या करा दी? हत्या करा दी, ठीक है। माना जाता है कि मुगल सूबेदार जिसका नाम बच्चों क्या है? अभय सिंह। तो मुगल सूबेदार अभय सिंह ने पिलाजी राव की क्या करा दी? हत्या। अब यहां पर मुगलों से संघर्ष होगा किसका? माने मराठों का, ठीक है। तो मुगल सूबेदार अभय सिंह ने इनकी हत्या करा दी। मुगल सूबेदार अभय सिंह ने इनकी क्या करा दी? हत्या, ठीक है। मुगल सूबेदार ने बच्चों क्या करा दी? इनकी हत्या करा दी। अब जब यहां पर मुगल सूबेदार अभय सिंह ने इनकी हत्या करा दी, ठीक है, कब? 32 में, 1732 में। तो 1732 में बच्चों हत्या हो गई। अब जो है मराठों ने क्या किया? इसका बदला लिया। तो मराठों ने बदला कैसे लिया? तो मराठों ने बदला लिया बच्चों गुजरात पर आक्रमण करके। तो अब मराठा राज्य जो है, अब मराठा आक्रमण होगा गुजरात पर और अंततः गुजरात पूरी तरह से चला जाएगा किसके अधीन? मराठों के अधीन। मराठा आक्रमण गुजरात पर हुआ कब? 1735 में। तो 1735 में जब आक्रमण होगा तो अब जो मराठा प्रांत है वो पूरी तरह से किसके अधीन चला गया? मराठा राज्य जो है अब पूरी तरह, सॉरी, गुजरात जो है, गुजरात पूरी तरह
मराठा राज्य के अधीन हो गया, अधीन हो गया। गुजरात पूरी तरह मराठा राज्य के क्या हो गया, अधीन हो गया। ठीक, गुजरात बच्चों पूरी तरह मराठा राज्य के क्या हो गया, अधीन हो गया। ठीक ना, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सभी को, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत। तो ये गुजरात विजय आपने देख लिया। अब गुजरात विजय के बाद अगली जो विजय बाजीराव प्रथम की होगी वो होगी बच्चों मालवा की विजय। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात, राजपूताना, इन सभी क्षेत्रों की विजय कौन करेगा, बाजीराव प्रथम करेगा। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो है गुजरात जीतने के बाद अब गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र कौन है, मालवा। आप अगर मैप में देखें तो मैप में जो है आप देख सकते हैं मैप में कि मैप में आपको ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका गुजरात है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है ये क्या है, मालवा, यही तो मालवा है। ठीक है, अब मालवा जो है वो मराठा राज्य से क्या है, सटा हुआ है। मराठा राज्य से बच्चों मालवा क्या है, सटा हुआ है। और कहते हैं कि 1722 ईस्वी में बाजीराव पहली बार मालवा पर बच्चों अटैक करता है, 1722 यानी 1722 में। ठीक है, लेकिन उसने पूरी तरह मालवा को बच्चों जीता नहीं था, पूरी तरह उसने मालवा की विजय नहीं किया था, लेकिन अंततः 1738 में वह क्या करता है, वह मालवा की बच्चों विजय करता है। और इस समय मुगल बादशाह यहां पर बच्चों क्या करते हैं, मुगल बादशाह जो है इसी समय जब वो, सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा बच्चों रिमाइंड करने दीजिए, जब मालवा की जो विजय होती है वो होती है बच्चों आपके भोपाल युद्ध के बाद होती है। एक सेकंड, हाँ एक याद आया। ठीक है, सॉरी, इसके बाद क्या हुआ, मैंने देखो 1722 में पहला अटैक बाजीराव मालवा पे बच्चों करता है। उसके बाद जो है अगला जो आक्रमण उसका होता वो है 1728 में। ठीक है, और जब वह मालवा पर आक्रमण के लिए बच्चों गया था तो इसी समय जो है बाजीराव प्रथम से बच्चों बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने क्या किया था, मदद मांगा था, किसके खिलाफ, मुगल सूबेदार बंगस पठानों के खिलाफ। ठीक है, कहा जाता है कि इलाहाबाद वाला जो रीजन है उस इलाहाबाद रीजन में उस समय मुगल सूबेदार बंगस पठान हुआ करता था जो छत्रसाल बुंदेला को काफी परेशान कर रहा था। और 1728 में छत्रसाल बुंदेला यानी जो बुंदेलखंड के बच्चों शासक थे उन्होंने सपोर्ट मांगा किससे, बाजीराव फर्स्ट से। ठीक है, किसके खिलाफ, बंगस पठानों के विरुद्ध। ठीक, तो छत्रसाल बुंदेला के इस आवाहन पर कि भाई हमको सपोर्ट करिए, हमको मदद करिए, बाजीराव प्रथम बच्चों क्या करता है, समर्थन देता है। और बाजीराव प्रथम जो है एक सैन्य टुकड़ी लेकर बड़ी तेज गति से पहुंच जाता है कहां, आपके बुंदेलखंड रीजन में, और वहां पर उसने बंगस पठानों को बच्चों क्या किया, पराजित किया। तो बंगस पठानों को हराने के बाद जो है यहीं पर उसकी मुलाकात होती है बच्चों एक नूरानी चेहरे से जिसका नाम है मस्तानी। ठीक है, तो मस्तानी से जो मुलाकात बाजीराव की हुई, मस्तानी के विषय में तमाम तरह के स्टेटमेंट हैं कि मस्तानी छत्रसाल बुंदेला की पुत्री थी, कुछ लोग कहते हैं नहीं छत्रसाल बुंदेला की वो नाजायज संतान है। ठीक है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। ठीक, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यहां पर मस्तानी पसंद आ जाती है बच्चों किसको, आपके बाजीराव प्रथम को, जबकि बाजीराव प्रथम शादीशुदा है, काशीबाई उसकी पत्नी है। ठीक है, हिंदू रीति रिवाज और विधि विधानों से, लेकिन फिर भी दिल आ गया किस पे, मस्तानी पे। तो मस्तानी पे बच्चों जब दिल आया तो आप जैसे काम वो नहीं किया। कहा जाता है बाजीराव ने अपनी मोहब्बत को पूरा सम्मान देने का क्या किया, प्रयास किया। ऐसा नहीं था कि चोरी छिपे मोहब्बत करता हो, उसने अपनी मोहब्बत को जायज ठहराने के लिए उसे न केवल सार्वजनिक किया बल्कि उसे मराठवाड़ा में एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने की क्या किया, अपील किया। लेकिन इस अपील में जो है
मराठा बाजीराव प्रथम जो है क्या हुआ, हार गया। कहते हैं ना कि आप कितने भी बड़े योद्धा हों, आपकी जो हार होती है वो आपके अपनों से होती है बच्चों। और वही यहां पर किसके साथ हुआ, बाजीराव प्रथम के साथ हुआ। और बाजीराव प्रथम भी जो है यहां पर बच्चों हार जाता है, किससे, अपने परिवार से, ठीक है। और वह चाह कर भी अपनी प्रेमिका मस्तानी को जो है वह अधिकार और सम्मान नहीं दिला पाया मराठवाड़ा में, जिसका उसका हक था बच्चों, ठीक है। और आपको जानते हैं कि मस्तानी से पैदा हुई संतान शमशेर सिंह, ठीक है, उस शमशेर सिंह के नामकरण में भी बच्चों का आपके मराठी पंडितों ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। उसका नामकरण, उसका चूड़ाकरण बच्चों उन्होंने होने नहीं दिया। तो यहां पर बच्चों आपको पता है कि जब 1728 में बाजीराव प्रथम 1728 में बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल बुंदेला को बंगश पठानों के विरुद्ध सहायता दिया। बंगश पठानों के विरुद्ध क्या दिया, सहायता दिया, ठीक है। तो बदले में उपहार स्वरूप बाजीराव प्रथम को क्या मिला, तो बदले में उपहार स्वरूप बाजीराव प्रथम को जो है छत्रसाल बुंदेला ने कालपी और झांसी की जागीर दी। छत्रसाल बुंदेला ने कालपी और झांसी की जागीर दी। कालपी एवं झांसी की जागीर प्रदान की। ठीक है, कालपी एवं झांसी की बच्चों क्या किया, जागीर प्रदान किया। कालपी और झांसी की उन्होंने क्या किया, जागीर प्रदान की। अब जब कालपी और झांसी की जागीर बच्चों मिल गई किसको, बाजीराव प्रथम को, ठीक है। तो कहते हैं कि इसी समय बाजीराव प्रथम अपनी सफलता से इतना ज्यादा गदगद था, इतना ज्यादा प्रोत्साहित था, ठीक है, कि उसने क्या किया, बनारस और आपके इलाहाबाद की जागीर जो आपके गंगा के किनारे थी बच्चों, उसने अवध के सूबेदार से क्या किया, मांग लिया, ठीक है। यानी अवध का जो उस समय अवध के प्रांतपति थे बच्चों, उनसे उसने कहा कि भैया ऐसा करो कि आप जो है गंगा और बनारस ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये जागीरें हैं, वो क्या करो, हमें दे दो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, कहते हैं कि मल्हार राव होलकर, आपको एक चीज और बता दे बच्चों, जो मराठा संघ आगे चलकर 4 मराठा राजघरानों में बटेगा, जैसे इंदौर का होलकर, आपका ग्वालियर का सिंधिया, आपके बड़ौदा के गायकवाड़ और आपके यहाँ के सॉरी क्या नाम है, बड़ौदा के गायकवाड़ और महाराष्ट्र के नागपुर के भोसले, ठीक है। तो ये जो मराठा संघ आगे जाके बनेगा, इसका जो बीज है, जो अंश है, वो यहीं से बच्चों शुरू होता है। यानी बाजीराव प्रथम के समय ही, बाजीराव फर्स्ट के समय इसी समय ये 4 मराठा घरानों का निर्माण होता है, जिसमें आपका इंदौर का होलकर है, ठीक है, और नागपुर का भोसले, जिसमें आपका है नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर हो गया, आपका बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, बड़ौदा का गायकवाड़ और आपके ग्वालियर के सिंधिया। इन चारों घरानों का निर्माण बच्चों उसी समय हुआ। और जब
अवध के शासक से बच्चों बाजीराव प्रथम ने वो गंगा और यहाँ की जागीरें बच्चों उसने मांगा, और उसने बच्चों जब नहीं दिया तो इसी मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में बच्चों एक सैन्य टुकड़ी जो है उसने अवध के नवाब के विरुद्ध क्या किया, भेजा। ठीक है, किसके नेतृत्व में? मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में। मल्हार राव होलकर ने अवध पर क्या किया? आक्रमण। अवध पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, इसने अवध पर बच्चों क्या किया? आक्रमण किया, मल्हार राव होलकर ने। और मल्हार राव होलकर बच्चों, मल्हार राव होलकर जो है जब अवध पर आक्रमण करता है तो यहां पर बच्चों मल्हार राव होलकर क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, और मल्हार राव होलकर जब हार गया बच्चों तो जो अवध का नवाब है उसने ये घोषणा करवा दिया कि हमने मराठों को नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या किया? खदेड़ दिया। ठीक है, हमने मराठों को नर्मदा नदी के दक्षिण में खदेड़ दिया। और इस बात को सुनकर बच्चों कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने मात्र 400 सैन्य टुकड़ी लेकर वह पहुंच जाता है कहां पर? दिल्ली। ठीक है, तो 1737 में 400 सैन्य टुकड़ी के साथ 400 सैन्य टुकड़ी के साथ बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर बच्चों क्या किया? आक्रमण किया, और 4 दिनों तक दिल्ली को अपने जूते की नोक पर रखा। बाजीराव ने यह प्रूफ कर दिया कि जब मराठा राज्य चाहेगा वो दिल्ली को अपने क्या कर सकता है? अधीन कर सकता है। मात्र 400 सैन्य टुकड़ी के साथ बच्चों उसने दिल्ली को क्या किया? अपने अधीन कर लिया। ठीक, और जब दिल्ली पर आक्रमण किया और 4 दिनों तक मराठा बाजीराव प्रथम ने उसे अपने अधीन रखा, तो मुगल बादशाह ने, ठीक है, और मुगल बादशाह इस समय कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह जो रंगीला हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हैदराबाद के निजाम से मदद मांगी। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह से मदद मांगी। आसफ जाह से मदद मांगी। आसफ जाह से मदद मांगी। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह से क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। तो हैदराबाद के निजाम आसफ जाह से बच्चों जब इन्होंने मदद मांगी, ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच एक युद्ध होता है 1737 में, जिसे कहते हैं भोपाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? भोपाल का युद्ध। और इस भोपाल के युद्ध में आसफ जाह जो है ये बुरी तरह बच्चों हार जाता है। आसफ जाह यानी निजाम फिर से पराजित हुआ। आसफ जाह पराजित होता है, और आसफ जाह के पराजित होने के बाद जो है यहां पर जो है फिर से बच्चों दोनों के बीच एक संधि होती है। किसके बीच? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम। हालांकि पेशवा तो क्या है भाई? पेशवा जो है बच्चों, पेशवा तो एक सैन्य सेवा का प्रमुख है, उसपे साइन तो हमेशा साहू करेगा। ठीक है, तो यहां दोनों के बीच एक संधि होती है 1738 में, जिसे कहते हैं दुरई सराय की संधि। दुरई सराय की संधि। कौन सी संधि? दुरई सराय की संधि। और दुरई सराय की संधि होती है, एक तरफ आपका बाजीराव प्रथम होगा यानी ओवरऑल साहू, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो है आपका होगा बच्चों, दूसरी तरफ कौन होगा? तो दूसरी तरफ होगा आपका आसफ जाह, निजाम आसफ जाह। निजाम आसफ जाह, ठीक है, तो निजाम आसफ जाह और आपके बच्चों बाजीराव प्रथम के बीच ये संधि होती है। और इस संधि के तहत जो है एक बार पुनः बच्चों संपूर्ण मालवा, नर्मदा और चंबल नदी के बीच की भूमि किसके हाथ में चली गई? बाजीराव प्रथम के हाथ में चली गई। ठीक है, यानी
संपूर्ण संपूर्ण मालवा चंबल नदी राजस्थान में भी बहती। आज की डेट में राजस्थान में केवल चंबल में ही बच्चों पानी है। और नर्मदा नदी का क्षेत्र बाजीराव को बच्चों क्या हुआ, मिल गया। अब ये किसके हाथ में आ गया, बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट के हाथों में बच्चों इस तरह क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? तो देखिए, ये तो रही, हमने आपको बाजीराव प्रथम से रूबरू कराया कि बाजीराव प्रथम का जो राजनीतिक उत्कर्ष रहा वो कैसा रहा। और बाजीराव प्रथम ने ही एक बात, शिवाजी के उपरांत जो है बाजीराव फर्स्ट ही ये था जिसने बच्चों मराठा राज्य को शिवाजी से भी बड़ा क्या किया, निर्मित कर दिया। यानी आप कहिए तो मराठा साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष जो है वो बाजीराव प्रथम के समय ही होता है। ठीक है, और इसे आगे ले जाकर बालाजी बाजीराव जो है क्या करेगा, और विस्तारित कर देगा। और मराठा राज्य जो है अफगानिस्तान के अटक से लेके उड़ीसा के कटक तक बच्चों क्या होगा, विस्तारित हो जाएगा। तो आप जो है इसके कार्यकाल को, बाजीराव प्रथम के कार्यकाल को का कार्यकाल मराठा साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष था। मराठा साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, और कहा जाता है कि हिंदू पद पादशाही बच्चों, हिंदू पद पादशाही की उपाधि जो है शिवाजी के बाद लेने वाला ये दूसरा व्यक्ति था। और गुरिल्ला युद्ध जो है शिवाजी के बाद सबसे अधिक जो है बाजीराव प्रथम के द्वारा बच्चों क्या किया गया, अनुसरण किया गया। ठीक है, सॉरी, बाजीराव प्रथम के द्वारा सबसे ज्यादा क्या किया गया, अनुसरण किया गया। ठीक, तो ये आपको बच्चों ध्यान में रखना होगा। ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बाजीराव प्रथम के समय जो है सबसे ज्यादा जो है आपके शिवाजी के उपरांत जो है गुरिल्ला युद्ध का क्या किया गया, अनुसरण किया गया सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा बच्चों, कहते हैं ना कि मैंने कहा कि बाजीराव प्रथम जैसा योद्धा तो बच्चों शिवाजी भी नहीं थे। बाजीराव प्रथम ने ही पूरे मराठा राज्य को क्या किया था, विस्तारित किया था। लेकिन जो योद्धा कभी पराजित नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी रणभूमि में किसी के भी विरुद्ध, वह कहां पे पराजित हुआ, तो वो पराजित हुआ बच्चों आपके कहां पर, तो वो पराजित हुआ मस्तानी के खिलाफ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो मस्तानी है बच्चों, ये एज अ गिफ्ट जो है मस्तानी मिली थी किसको, बाजीराव प्रथम को। यानी 1740 में, हालांकि बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी की मृत्यु भी हो जाती है नर्मदा घाटी में। दिल से बीमार बाजीराव युद्ध लड़ता हुआ स्वयं को क्या करता है, वीरगति को प्राप्त करता है। हालांकि वो बीमारी से मरा था और मोहब्बत इतनी तगड़ी थी बच्चों कि मस्तानी भी क्या हुई, मर गई थी 1740 में ही, जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी बच्चों हम मस्तानी के बारे में आपको दे दें। देखिए, मस्तानी का जो इतिहास है बच्चों वो थोड़ा सा सुलझा हुआ नहीं है। ठीक है, मस्तानी जो है ये छत्रसाल बुंदेला की पुत्री मानी जाती है। कहीं कहीं इनको नाजायज संतान भी माना गया है। ठीक है,
इनका इतिहास बच्चों बेहद क्या है, अज्ञात है। इतिहास जो है ज्यादातर किदवंतियों पर आधारित है, यानी किदवंतियां मतलब जैसे कहानियां किदवंतियों पर आधारित है। इनका जो इतिहास है वो क्या है, किदवंतियों पर आधारित है। ठीक है, मस्तानी का अगर हम मस्तानी की बात करें बच्चों, तो जो मस्तानी है, ठीक है, मस्तानी बेसिकली जो है कई गुणों के पारंगत थी। ठीक है, यह जो है बच्चों घुड़सवारी में भी पारंगत है, बेहतरीन तीरंदाजी इसे पसंद थी, तीरंदाजी, और बेहतरीन संगीतकार भी थी, संगीतकार और नृत्यांगना। ठीक है, नृत्यांगना। कहते हैं कि मस्तानी की पहली मुलाकात बच्चों गुजरात के सूबेदार थे जिनका नाम था बच्चों सुजात खां। सुजात खां, गुजरात के सूबेदार सुजात खां के समय पर हुई। ठीक है, कब, 1724 में, जब चिमनाजी अप्पा ने बच्चों चिमनाजी अप्पा जब आक्रमण करता है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि मराठों से मस्तानी की पहली मुलाकात कब हुई, तो मराठों से पहली मुलाकात गुजरात के सूबेदार सुजात खां के समय 1724 में तब हुई मराठों से, जब चिमनाजी अप्पा ने बच्चों गुजरात पे क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो 1728 में बाजीराव प्रथम से मुलाकात होती है मस्तानी की। बाजीराव फर्स्ट से मस्तानी की मुलाकात कहां हुई, बुंदेलखंड में। कहां पर होती है, बुंदेलखंड में, जहां पर मस्तानी से मोहब्बत हो जाती है बच्चों, किसे, पेशवा बाजीराव प्रथम को। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम को यहां पर इससे मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, और मोहब्बत में बच्चों क्या किया, बाजीराव ने मस्तानी के लिए मस्तानी महल का निर्माण कराया था मराठवाड़ा में। ठीक है, दो चीजें, मस्तानी महल और मस्तानी दरवाजा। ठीक है, दोनों का निर्माण बाजीराव प्रथम ने कराया था, मस्तानी महल और मस्तानी दरवाजा। ठीक है, ये दोनों बनाया गया था मराठवाड़ा में। ठीक, और कहते हैं कि इसी मस्तानी से बच्चों, मस्तानी महल मस्तानी दरवाजा, इसी मस्तानी से शमशेर सिंह पैदा हुआ था। ठीक है, जो आगे चलकर मराठों को बच्चों बहुत मदद करता है। ठीक है, तो मस्तानी महल जो है, ठीक, और मस्तानी से पैदा हुई संतान बच्चों कौन थी, तो मस्तानी से पैदा हुई संतान कौन थी, शमशेर सिंह। ठीक है, शमशेर सिंह बच्चों पैदा माने उत्पन्न हुए थे किससे, मस्तानी से। ठीक है, तो शमशेर सिंह बच्चों जो पैदा हुआ था किससे, आपके मस्तानी से, उस शमशेर सिंह को बाजीराव प्रथम ने बच्चों, बाजीराव प्रथम शमशेर सिंह को कालपी और झांसी की जागीर देता है, कालपी एवं झांसी की जागीर दिया था, कालपी और झांसी के बच्चों क्या दिया, जागीर दिया। ठीक है, हालांकि अंततः जो है मस्तानी को मराठवाड़ा ने स्वीकार नहीं किया, हमेशा मराठवाड़ा ने क्या किया, अपमानित किया। यद्यप शिवाजी की जो पत्नी काशीबाई है, उसने कहीं न कहीं उसका अपना द्वंद्व था, उसकी अपनी मोहब्बत पर अपनी नाराजगी थी। ठीक है, और उसका, काशीबाई अपने स्थान पर बच्चों सही थी, काशीबाई गलत नहीं थी। ठीक है, और अंततः जो है
आप जानते हैं बाजीराव प्रथम की जो मां थी उन्होंने कभी भी मस्तानी को स्वीकार नहीं किया। मस्तानी को दंड भी दिया गया, बाजीराव प्रथम की अनुपस्थिति में मस्तानी को सताया भी गया, टार्चर भी किया गया, लेकिन मस्तानी ने बच्चों हार नहीं माना। ठीक है, और उसकी मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए बाजीराव की मृत्यु के साथ मस्तानी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मराठवाड़ा जो है, जो बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में अपने चरमोत्कर्ष की तरफ जा रहा था, शायद वो थोड़ा लंबा चलता तो मुगलिया सल्तनत जो है वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन भी आगे चलकर ना होता। ठीक है, तो आज के इतिहास को यहीं पर इतिश्री देंगे। क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।